नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर करा रहे हैं। और करंट अफेयर की आज की हो जाती है हमारी 19 नंबर की क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप जो है सारी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर क्लास नंबर 19। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये सारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है। फिश मार्केट की बात हो रही है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हो जाता है। और ये किस जिले में बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी तैयारी को परख सकते हैं किस किस तरह से जो है आपकी तैयारी चल रही है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है। और इसके बारे में समझेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनेंगे, ये भी आपको देख लेना है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट मुरादाबाद में बनाया जाना है। ये याद रखना है आपको, कहाँ बनाया जाना है, मुरादाबाद में बनाया जाना है। एशिया का दूसरा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 2.125 हेक्टेयर भूमि में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 3 मंजिल का हो जाएगा और आधुनिक मछली केंद्र पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। ठीक है, एसी वाला ये रहेगा पूरी तरह से, और 3 मंजिल वाला रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा इसकी लागत कितनी है, तो 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। ठीक है, अमाउंट से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक ही छत के नीचे मछली पालकों और मछली के व्यापार से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट पूछा जाता है तो आपका उत्तर प्रदेश के ही चंदौली जिले में हो जाता है। और दूसरे की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है मुरादाबाद में। ठीक है, दोनों आपके उत्तर प्रदेश में हो गए, एक चंदौली में एक मुरादाबाद में। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस तरह से कुछ ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ जो है ये जो आपका फिश मार्केट है कुछ इस तरह से जो है बनाया जाएगा। ठीक है, ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसने इनको सम्मानित किया है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस होता है 3 दिसंबर को। ये भी आपसे इंडिविजुअल करके पूछ लिया जाएगा ये कब होता है। दिव्यांग दिवस तो ये आपका 3 दिसंबर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये किया गया है आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको जो है सम्मानित किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए देश भर से 21 व्यक्तियों को 9 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने व्यक्ति हो जाते हैं, 21 व्यक्ति हो जाते हैं। 9 इनमें संस्थान भी हो जाते हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भव्य समारोह में, जो आपका ये भव्य समारोह है उसमें उत्तर प्रदेश के दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, इन तीनों का जो है नाम आपको याद रखना है, इनसे जो है पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक 3 दिसंबर को उत्कृष्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी किसी भी परीक्षा के लिए, जो आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में उत्तर प्रदेश खेल लीग का मसाल प्रोजेक्टिकल शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में खेल लीग का जो है शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो किस जनपद में ये किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में जो है खेल लीग का
शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्या क्या हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मसाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया है। यह आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा शुभारंभ हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। किस जिले में हुआ है, तो ये आपको गोरखपुर में हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले पॉइंट की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अभी जारी है। प्रदेश में 15 सिंथेटिक हॉकी ट्रैक, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 67 बहुउद्देशीय स्पोर्ट हॉल और 15 इंडोर बास्केटबॉल, 2 जूडो हॉल, 6 शूटिंग रेंज बनाए जा चुके हैं। और मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय स्पोर्ट विद्यालय का निर्माण भी चल रहा है। ठीक है, ये आपका विश्व स्तरीय स्पोर्ट विश्वविद्यालय का निर्माण आपका मेरठ में चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है यूपी में ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया गया है आदित्यनाथ के द्वारा। बात करेंगे 4 नंबर की। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा जिला चैंपियन बना है। कौन सा जिला चैंपियन बना है, ये आपको बताना है। और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में जिला जो है चैंपियन बन जाता है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में संपन्न हुए यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में मुरादाबाद के घोड़े और घुड़सवार एक बार फिर चैंपियन बन गए हैं। मुरादाबाद ने अपने शानदार प्रदर्शन से ट्रॉफी अपने कब्जे में रखी है। और आपको ये भी याद रखना है कि मुरादाबाद हर प्रतियोगिता में चैंपियन का खिताब अपने नाम करता आ रहा है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये हो जाती है आपकी मुरादाबाद में होती हुई चैंपियनशिप। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की कौन सी आईआईटी की रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं। कौन सी आईआईटी हो जाती है जिसके द्वारा ये रिसर्च किया गया है। नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं, तो ये हो जाती है आपकी आईआईटी कानपुर। आईआईटी के कानपुर के जो एक छात्र हैं उनके द्वारा जो ये रिसर्च किया गया है, और नारकोंडम द्वीप द्वीप के पास तेल और गैस का जो है संकेत भी मिले हैं। बात करते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र हर्षद श्रीवास्तव की रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत मिले हैं। कहाँ मिले हैं, ये आपको याद रखना, नारकोंडम द्वीप के पास मिले हैं। अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास सेंटीमेट्री बेसिन में गैस और तेल के होने के संकेत मिले हैं। और इस बेसिन में 10 किलोमीटर लंबा जो तरल परत मिली है, जिससे गैस और तेल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। दूसरे चरण की रिसर्च के बाद अब जो है अंतिम मोहर लग जाएगी। ठीक है, पहली रिसर्च हो गई थी, अब दूसरी लगनी है। और आईआईटी के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र हर्षद श्रीवास्तव ने विभाग के सहायक प्रोफेसर दीपांकर घोषाल के मार्गदर्शन में 2019 में इस रिसर्च को जो है शुरू किया था। ठीक है, ये कब से रिसर्च कर रहे हैं, 2019 से जो रिसर्च शुरू की गई थी। और रिसर्च को पूरा करने में करीब 4 साल का समय लग गया है। किसको, हर्षद श्रीवास्तव को। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मूल रूप से बलिया जिले के रहने वाले हो जाते हैं। और बिगारी बहुवारा निवासी हर्षद ने बताया कि नारकोंडम द्वीप जो है ये परसुप्त द्वीप हो जाता है। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। और ये हो जाती है आपकी आईआईटी कानपुर, जिनके छात्र हो जाते हैं हर्षद श्रीवास्तव। इनका जो रेजिडेंस है वो आपसे पूछा जाएगा, बलिया जिला हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे 6 के बारे में। जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड में होने वाली विश्व आर्थिक मंच यानी WF की बैठक में किस राज्य को आमंत्रण मिला है। किस राज्य को आमंत्रण मिला है, जनवरी 2024 में होनी है जो एक बैठक होनी है स्विट्जरलैंड के दावोस में, तो इसमें हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आमंत्रण मिला है इसमें जाने का। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। और जानकारी के अनुसार दावोस में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधि मंडल को नामित किया है। ठीक है, उस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन हो जाएंगे ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हो जाएंगे, और औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो जाएंगे। इनके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस जाएंगे तो वह ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये अगर ये जाते हैं बैठक में हिस्सा लेने। योगी फर्स्ट सीएम यूपी टू अटेंड WEF मीट इन दावोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ब्लॉक हो जाता है जिसको दूसरा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका कोसांबी। कोसांबी ब्लॉक हो जाता है और कोसांबी जिले में ही ये हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कोसांबी जिले में हो जाता है कोसांबी ब्लॉक। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कोसांबी जिले के कोसांबी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर हो जाता है कोसांबी जिले का कोसांबी ब्लॉक। तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरयानी यानी कुमरुम कुमुरम भीम ब्लॉक को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। पहला स्थान भी आपको याद रखना है और दूसरा भी आपको याद रखना है। पहला मिल जाता है तेलंगाना में और दूसरा हो जाता है कोसांबी में। और सभी श्रेणियों में विजेताओं की शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है आपका वैल ऑफ फेम बेस्ट परफॉर्मिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 एंड 24। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिटेन की डिफेंस विनिर्माण कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? कितने रुपए का निवेश करने जा रही है, कहाँ की कंपनी हो जाती है, सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो कंपनी है कहाँ की हो जाती है? ब्रिटेन की हो जाती है। किस क्षेत्र में जो है ये काम करेगी? डिफेंस के क्षेत्र में काम करेगी। विनिर्माण कंपनी, इसका नाम क्या हो जाता है? ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, ये इसका नाम हो जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये करेगी आपका 75,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, यहाँ से भी जो है ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ब्रिटेन की हो जाती है, डिफेंस के क्षेत्र में काम करेगी। विनिर्माण कंपनी हो जाती है, इसका नाम ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल हो जाता है। और 75,000 करोड़ रुपए का ये निवेश करेगी। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ब्रिटेन की बड़ी कंपनी ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाएगी। इसके लिए कंपनी कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। प्रदेश में FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें 5 में कौन कौन सी हो जाती है? एक हो जाती है आपकी हांगकांग की कंपनी टोशिन इंटरनेशनल ग्रुप, RG ग्रुप और ऑस्टिन ग्रुप, कॉसिम ग्रुप, इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ब्रिटेन की ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल ग्रुप, ABC क्लीनटेक, यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी की। ये इस तरह से जो है कुछ कंपनियां हो जाती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है आपका जो वो निर्माण होगा उनका विनिर्माण के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो है निर्माण करेंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग और मैसर्स राजम एरो स्पोर्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU किया गया है? किस किस के बीच हो जाता है ये MOU, ये आपको याद रखना है। पर्यटन विभाग हो जाता है, एक तो आपका पर्यटन विभाग है, इनके बीच में हो जाता है। और मैसर्स राजम एरो स्पोर्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक MOU हुआ है उत्तर प्रदेश के जिलों में भ्रमण करने के लिए। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेंगे, 2 जिलों में शुरू हो रही है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो हम देख लेते हैं। और ये हो जाती है आपकी आगरा और मथुरा में। आगरा से मथुरा तक जो है ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आगरा और मथुरा में भ्रमण के लिए
हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के संबंध में प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और मैसर्स राजम एरो स्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू किया गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, किस किस के बीच में एमओयू हो जाता है, कहाँ से शुरुआत हो जाती है। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए दोनों जगह हेलीपैड तैयार हो गए हैं और इसका संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, सारे काम आपको पीपी मॉडल पर मिलेंगे, इतना आपको याद रख लेना है। और ये हो जाती है आपकी आगरा से और मथुरा के बीच में जो है ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। उत्तर प्रदेश के आदर सिंह का अंडर 19 विश्व कप टीम में चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं आदर सिंह, इनका अंडर 19 विश्व कप टीम में चयन हुआ है और ये प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाते हैं। आपको बताना है ये प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाते हैं। अंडर 19 विश्व कप टीम में इनका चयन हुआ है। फिलहाल आपको बताना है कि किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं कानपुर से। कानपुर से संबंधित हो जाते हैं आपके आदर सिंह, जिनका चयन हुआ है अंडर 19 विश्व कप टीम में। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका में होने वाली अंडर 19 विश्व कप ट्राई सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें कानपुर के आदर्श सिंह का नाम भी शामिल हो जाता है। लगातार घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण आदर्श सिंह का चयन अंडर 19 विश्व कप भारतीय टीम में हुआ है। इससे पहले उनका चयन जो यूपी 20 क्रिकेट लीग में भी हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ हम बात करेंगे आदर्श सिंह के बारे में। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले किसान नरेंद्र कुमार सिंह व मंजूलता के बेटे हो जाते हैं आदर सिंह। और ये जो है किराए के मकान में रहकर क्रिकेट इन्होंने सीखा, ये इनके लिए इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। ठीक है, किराए के मकान में रहकर जो है इन्होंने क्रिकेट सीखा है और अपने बेहतरीन खेल के दम पर आदर सिंह अंडर 14 के साथ ही अंडर 16 व अंडर 19 क्रिकेट टीम में उत्तर प्रदेश की ओर से कप्तान भी रह चुके हैं। अंडर 14 में रह चुके हैं, अंडर 16 में रह चुके हैं, अंडर 16 में रह चुके हैं और अंडर 19 में भी ये कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, किराए पर रहने के बावजूद जो है इतना जो है इन्होंने किया है। ये हो जाते हैं आपके आदर सिंह और ये हो जाती है आपकी T20 वर्ल्ड कप टीम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने होटलों और रिसोर्ट्स के वर्गीकरण करने के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली हो जाती है और इसकी जो है शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार के द्वारा होटलों रिसोर्ट को जो है अब वर्गीकरण उनका किया जाएगा और उनको जो एक स्टार रेटिंग दी जाएगी। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह से जो स्टार रेटिंग होती है वो जो है उनको दी जानी है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के ऑपरेशनल होटलों और रिसोर्ट के स्टार वर्गीकरण के मंजूरी के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू कर दी है। ठीक है, अब जो है उनको स्टार दिए जाया करेंगे और नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली होटलों को उनकी गुणवत्ता, सेवाओं और समग्र सुविधाओं, अतिथि अनुभव के आधार पर वर्गीकृत करेगी, जिससे पर्यटन विभाग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पर्यटन को जो है इससे बढ़ावा मिल जाएगा। और संशोधित वर्गीकरण प्रणाली में 5 अलग अलग श्रेणियां शामिल हो जाएंगी, जिनमें प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये जो है श्रेणियां हो जाएंगी। और ये जो श्रेणियां हैं पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित होटलों उद्योग की पारंपरिक स्टार रेटिंग जैसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार इस रूप में जो है इनका वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में इसको जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है और ये हो जाते हैं इनकी शुरुआत करते हुए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। दिसंबर 2023 में वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। ठीक है, वाराणसी में किया गया है, ये नाम आपको याद रखना। कहाँ किया गया तो ये वाराणसी में हो जाता है। काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया है और काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण
और प्राचीन शिक्षा पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाते हुए इनकी पुष्टि करना और इन्हें पुनः अन्वेषण इनका करना हो जाता है। ठीक है, ये जो है इसका उद्देश्य हो जाता है। और ये हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन करते हुए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये एक मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, ये किसके द्वारा किया गया है? स्वरवेद महामंदिर ये हो जाता है। तो इसका जो उद्घाटन ये हो जाता है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हो जाता है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चौबेपुर क्षेत्र में उमराह में बने स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और स्वर वेद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा की जाती है। इसमें जो है आपको भगवान की पूजा नहीं की जाएगी, यहाँ योग साधना की पूजा की जाएगी। और यह मंदिर 7 मंजिला हो जाता है। ये जो मंदिर है ये 7 मंजिला हो जाता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इस मंदिर में लगभग 20,000 लोग एक साथ योग ध्यान कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? लगभग 20,000 लोग जो है एक साथ बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। यह मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बना है। इसकी ऊंचाई आपकी 180 फीट की हो जाती है। 180 फीट ऊंचा हो जाता है ये मंदिर। और स्वरवेद मंदिर, यह मंदिर जो है 200 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। स्वरवेद मंदिर की सभी मंजिलों पर भीतरी दीवार पर स्वरवेद के लगभग 4,000 दोहे लिखे गए हैं। और बाहरी दीवार पर वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि विषयों पर 138 चित्र भी बनाए गए हैं। 138 चित्र बनाए गए हैं, यहाँ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। और स्वरवेद मंदिर का निर्माण जो है 2004 में शुरू हुआ था। 2004 से चलते चलते ये पिछले 19 वर्षों में इसका जो मंदिर को आकार दिया गया है। ठीक है, और अब जाकर 2024 में जो है ये पूरा हुआ है। 2004 में शुरू हुआ है और 2024 में जो है ये पूरा हो जाता है। और ये हो जाता है आपका स्वरवेद मंदिर, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी लोगों को भी आप देख सकते हैं ये जो है इनका उद्घाटन करते हुए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? दूसरी हो जाती है ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसका जो उद्घाटन है ये हो जाता है आपका वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर देश सेवा में समर्पित कर दिया है। यह वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है बनारस से दिल्ली से के मध्य चलेगी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा ये ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये बनारस से नई दिल्ली के लिए चलेगी। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई थी। पहली कब हुई थी? पहली हो जाती है 15 फरवरी 2019 को। और दूसरी हो जाती है आपकी 2023 दिसंबर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से चर्चाओं में रहा साइबर क्राइम थानों खोलने का प्रस्ताव दिसंबर में पास हो गया है। और ये प्रदेश के कितने जिलों में खोलने की तैयारी की गई है? ये जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से चर्चाओं में चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे। लेकिन ये जो है प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ था। लेकिन दिसंबर 2023 में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने खोलने का प्रस्ताव दिसंबर में पास हो गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। ठीक है, ये जो है कन्फर्म हो गया कि अब ये खोले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।
इस निर्णय के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी भी हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं और अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता है। लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, ये जो है व्यवस्था सारी चेंज हो जाएगी और ये हो जाता है आपका साइबर क्राइम पुलिस थाना। इस तरह से जो है बनाए जा रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनाए जाने का निर्णय लिया है? किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाना है आधुनिक गौशाला। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस जिले में बनाया जाना है उत्तर प्रदेश के, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये बनाया जाना है आपका लखनऊ में। लखनऊ में बनाया जाना है आधुनिक गौशाला और ये किसकी तर्ज पर बनाई जाएगी? तो ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाई जाएगी। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लखनऊ के महापौर सुषमा खरवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया है कि उत्तर धोना गांव में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर एक नई गौशाला बनाई जाएगी। एक नई तरह की गौशाला बनाई जाएगी और उसमें क्या क्या होगा ये हम देख लेते हैं। इस गौशाला का नाम मनोरथा गौशाला होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा मनोरथा गौशाला का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर करीब 2000 गाय रखी जाएंगी और इस गौशाला में गायों को बांध कर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ जो है खासियतें हैं। जिस तरह से स्विट्जरलैंड में होता है उसी तरह से जो अब यहाँ इस तरह से गौशालाएँ बनाई जाएंगी। गौशाला गायों को जो है बांध कर भी नहीं रखा जाएगा और इसका नाम होगा मनोरथा गौशाला। और ज़्यादा से ज़्यादा खुला क्षेत्र रहेगा इसमें, जिसमें वे टहल टहल कर चर सकेंगी और गौशाला में दुधारू गाय ही रखी जाएंगी, बाकी जो है उसमें नहीं रखी जाएंगी। गौशाला में भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी, ये भी आपको याद रखना है। और गौशाला में प्राकृतिक माहौल पैदा किया जाएगा। पूरा मैदान जो है वो कच्चा रहेगा जहाँ वो आराम से चर सकेंगी। वहीं उनके चरने के लिए खेत होगा और इससे गाय जो गोबर करेंगी उसको उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोबर उसी मैदान में सूख कर खाद बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से जो है गौशाला का निर्माण किया जाएगा स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। और ये हो जाता है आपका लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनेगी गौशाला। 10 हेक्टेयर में 32 करोड़ की लागत से होगा इसका निर्माण। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को नैक में A+ रैंक मिला है। उपयुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाता है? पूर्वांचल में स्थित हो जाता है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाएगा ये भी आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका जौनपुर में। जौनपुर में स्थित हो जाता है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। और ये जो चर्चाओं में रहा है क्योंकि इसको जो है A+ रैंक मिला है और ये जौनपुर में हो जाता है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद और यानी नैक ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त कर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है और विश्वविद्यालय पूर्वांचल में शिक्षा का केंद्र बनेगा और नए स्टार्टअप शुरू होंगे। कैंपस चयन के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को भी बुलाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको ये याद रखने कहाँ हो जाता है, तो ये आपका जौनपुर जिले में हो जाता है। और ये हो जाता है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जा रही है? किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जा रही है। तो ये की जा रही है आपकी IMS BHU में। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर जो है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जा रही है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। IMS BHU में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कहाँ की जाएगी। BHU अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, मंडलीय अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन विशेष OPD की व्यवस्था इनमें नहीं है। ठीक है, और इसके लिए जो है विशेष OPD की तैयारी की जा रही है। नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शिवेंद्र सिंह ने बताया है कि औसतन महीने में 30 से 40 मरीज ऐसे होते हैं जिनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है OPD की शुरुआत की जा रही है। ये हो जाती है आपकी किडनी।
और बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर हो जाता है? आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर हो जाता है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ बात की गई है प्रथम स्थान की। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर आपका हो जाता है आजमगढ़। आजमगढ़ जो है प्रथम स्थान पर हो जाता है जन शिकायतों की सुनवाई के मामले में। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण प्रणाली यानी आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी मासिक रैंकिंग में आजमगढ़ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर हो जाता है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन द्वारा माह नवंबर की मासिक रैंकिंग जारी की गई है। ये रैंकिंग किस महीने की हो जाती है? माह नवंबर की हो जाती है। और इसमें पूरे प्रदेश में आजमगढ़ ने प्रथम स्थान पर थानावार रैंकिंग में जनपद आजमगढ़ के समस्त जिलों में यानी 26 थानों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 100% अंक प्राप्त किए हैं आजमगढ़ के सभी थानों ने। ठीक है, तो आजमगढ़ जो है प्रथम स्थान पर हो जाता है और इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है आपका अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या जंक्शन रेलवे का नाम बदलकर कर दिया गया है और 22 जनवरी में राम मंदिर का जो उद्घाटन है उससे पहले ही जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शहर के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां चल रही हैं, उससे पहले जो है ये कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, एक पर्यटक सूचना केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हो जाएंगी। और कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन जितना आधुनिक है उतना ही इसको पौराणिक महत्व भी हो जाता है। ठीक है, ये जो है आधुनिक इसको बनाया जा रहा है ताकि 22 जनवरी में जब लोग आएंगे तो इसका जो है इसको जो है अच्छी तरह से देखेंगे। और ये हो जाता है हमारा अयोध्या धाम जंक्शन। ठीक है, ये नया नाम हो जाता है अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।